मुझे देश में एक तानाशाही की आहट दिखाई है। अगर अरविंद केजरीवाल के हाथ में देश की सत्ता आई तो शायद आप हिटलर को अपने नजर से झूठा वादा करके वह सत्ता में आया और अन्ना आंदोलन हुआ। मेरे ही क्लास का एक लड़का टोपी लगा करके क्लास में आया और मैं उस वक्त उसको क्लास में कहा था, मुझे जो दिखाई दे रहा है अन्ना बाहर हो जाएंगे, ये टोपी हट जाएगा और ये अरविंद केजरीवाल जो है झूठा वादा करके आपके साथ। तो कल अगर मध्य प्रदेश की जनता चुन दे दिया व्यक्ति वहां भी जाके वही काम करे कि पंजाब की जनता को क्या लग रहा है, इसको तानाशाही। इस तानाशाही के विरुद्ध में आया आम आदमी पार्टी मुक्त भारत। इससे पहले मैं अपना वक्तव्य शुरू करने के पहले लोकतांत्रिक आवाज के उपाध्यक्ष पांडे जी, वैसे तो इनका पूरा नाम मिथिलेश कुमार पांडे है, हमने इनको निक नेम दिया है पांडे जी, सभी लोग पांडे जी कहते हैं। लोकतांत्रिक आवाज के मंत्री इंद्रभूषण तिवारी जी, लोकतांत्रिक आवाज के आवाज में दिल्ली प्रदेश के मंत्री सौरभ जी और लोकतांत्रिक आवाज में मंत्री महिला मोर्चा पूजा जी और उपस्थित महिला माता बहनों सबको हम पहले नमस्कार करते हैं। हम कहीं भी अपने बारे में बताना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि सर जी का ये आग्रह है तो मैं आपको बताऊं कि मेरा जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ और मेरे पिताजी जो अभी शराब घोटाला हुआ है गुजरात में, मेरे यहाँ दिल्ली में मेरे पिताजी बिहार के नशाबंदी विभाग में इंस्पेक्टर थे। तो मेरी पढ़ाई लिखाई लेकिन गांव से हुई है, क्योंकि दादाजी हमको छोड़ते नहीं थे, बोले पिताजी के पास नहीं जाना है। तो 10वां क्लास तक हम अपने गांव बनहरा से पढ़े। उसके बाद हम मुंगेर जिला में आए और वहां हमारा इंटरमीडिएट हुआ। ग्रेजुएशन हम पटना के मगध कॉलेज से किए हैं और एन कॉलेज जो है मगध विश्वविद्यालय में, और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किए। यानी कि मैं दिल्ली में 96 से रह रहा हूँ और एक विद्यार्थी के रूप में मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार जैसे विद्यार्थी रहता है उसी तरह से मैं भी यहीं पे रहा। उसके बाद मैंने 2000 ईस्वी में आईएएस का कोचिंग क्लास मुखर्जी नगर में शुरू किया। मेरा सबसे ज्यादा नजदीकी संदीप रहा है, मेरे साथ उस समय क्लास में यही था। 13 साल हमने दिल्ली में आईएएस का कोचिंग चलाया। एक बार मैं गुजरात घूमने गया था 2003 में और सही में गुजरात की स्थिति इतनी अच्छी है, लोगों का व्यवहार इतना अच्छा है कि मैंने एक ब्रांच वहां भी डाला और धीरे धीरे मैं वहीं शिफ्ट कर गया। उसके बाद मुझे कोरोना के बाद ऐसा लगा कि मैं जो बंद 4 दीवारी में बच्चों को पढ़ाता हूं, अब इसको बाहर समाज में निकालना चाहिए। मेरे मार्गदर्शन में 500 से अधिक बच्चे आईएएस हैं अभी, और गुजरात में एसडीएम, मामलतदार ऐसे तो तकरीबन 1000 से अधिक लोग हैं जो तलाटी और इन सब पदों पे हैं। तो हमने एक लोकतांत्रिक आवाज की स्थापना किया और आज गुजरात में इतना अच्छा चल रहा है कि हमारे पास जिला स्तर के कार्यकर्ता तक हमने गुजरात में खड़ा किया है। मैं दिल्ली में अपना प्लान इसलिए लेकर आया कि सबसे पहले तो मैं आभारी हूं कि पांडे जी ने मुझे सहयोग दिया। पिछले 1.5 महीने से पांडे जी अकेले और अपना बिना चिंता किए, जहां ये वीडियो बनाते हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों को मैं जितने करीब से जानता हूं, मैं 8 महीने उनके साथ भी काम किया हूं गुजरात में, तो जिस तरह से वो हमला भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। तो पांडे जी जिस तरह से रिस्क लेकर के ये काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि पांडे जी को सपोर्ट करने के लिए मुझे दिल्ली में आना चाहिए। उसके बाद पांडे जी एक दिन मुझे पूजा जी के बारे में बताए, तो मैंने इनको कहा कि गुजरात में तो महिलाएं ये सब काम करती हैं। आप देखिएगा हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं जिया चांदवानी, रानी सिंह तोमर, वो लोग जो है खुलेआम जा करके वहाँ काम करती हैं, क्योंकि गुजरात का सामाजिक माहौल ऐसा है कि वहाँ महिला 12 बजे रात में भी अगर अकेले सड़क पे निकले तो कोई टेंशन नहीं। तो हमने इनसे पूछा कि पूजा जी कर पाएंगी क्योंकि दिल्ली है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, उनको बहुत हिम्मत है। और सही में उन्होंने जो हॉस्पिटल में निकाला है वीडियो, वो एक काबिले तारीफ है। इसके लिए आप लोग उनका क्लैपिंग करिए एक बार। उसके बाद इंद्रभूषण जी जुड़े, इन्होंने कहा कि मैं भी ये करूंगा। अब सौरभ जी अपने साथ जुड़ गए और मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा
कि आप लोग भी जो है लोकतांत्रिक आवाज को प्यार दीजिए, आप लोग जुड़िए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल अगर आईआरएस है तो उसके जैसा कम से कम 30 आईआरएस हमने बनाया है। तो अगर वो चंद्रगुप्त होगा तो मैं चाणक्य हूं। मुझे मालूम है कि वह क्या सोच सकता है। जिस प्रकार से झूठा वादा करके वह सत्ता में आया है, ये आज की बात नहीं है। 2012 में मैं जब दिल्ली में क्लास चला रहा था और अन्ना आंदोलन हुआ था, मेरे ही क्लास का एक लड़का टोपी लगा करके क्लास में आया था और मैं उस वक्त उसको क्लास में कहा था कि मुझे जो दिखाई दे रहा है, अन्ना बाहर हो जाएंगे, ये टोपी हट जाएगा और ये अरविंद केजरीवाल जो है झूठा वादा करके आपके सामने और यहां पर सत्ता काबिज कर लेगा। मैं जो कहने जा रहा हूं वो पांडे जी से भी एक स्टेप आगे मैं बता रहा हूं। आप लोग इस चीज को समझिएगा। अगर अरविंद केजरीवाल के हाथ में देश की सत्ता आ जाए तो शायद आप हिटलर को अपने नजर से देख लेंगे। आप इस चीज को समझिएगा। ये राशन कार्ड बंद कर दिया, ये सब बहुत छोटी बात है। मैं आपको भविष्य की बात बता रहा हूं। इसीलिए मेरे लोकतांत्रिक आवाज का स्लोगन है आम आदमी पार्टी मुक्त भारत। आप ये सोच करके देखिए कि अगर आप दिल्ली वासी, मैं भी दिल्ली में तकरीबन 20 साल रहा हूं तो मैं भी आप ही के बीच का हूं। अगर हम लोग अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए हैं, जबकि दिल्ली एक संघ राज्य है, संविधान में पढ़ाता हूं, मैं बता रहा हूं कि संघ राज्य है, यानी कितना भी हम मुख्यमंत्री चुन देंगे, सरकार तो केंद्र ही चलाएगा। यह संविधान में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 239 ए के अंदर। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए वो आपको उत्तेजित करते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं और ये प्रधानमंत्री क्यों निर्णय लेगा, तो आप जरा सोचिए कि पंजाब की जनता को क्या लग रहा होगा। पंजाब की जनता ने भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर चुना है, ना कि अरविंद केजरीवाल। आप वीडियो देखिए, जाकर के फीता ये व्यक्ति काटता है। क्या अब अपने देश में एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को हटा करके जाकर के फीता काटेगा? तो कल अगर मध्य प्रदेश की जनता चुन दे तो यह व्यक्ति वहां भी जाके वही काम करेगा। इसको तानाशाही कहते हैं। छत्तीसगढ़ में चुन देंगे तो छत्तीसगढ़ में भी जाकर यही करेगा। मैं फेवर नहीं कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी यदि फीता काट रहे हैं तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम 140 करोड़ लोग चुनकर भेजे। इनको तो केवल दिल्ली की जनता चुनी है ना, तो फिर ये पंजाब में जाकर फीता क्यों काटते हैं? इसका मतलब कि आज इनके पास सीमित सत्ता है दिल्ली में। तब अगर इनका ये नेचर है तो कल अगर इनके हाथ में देश की सत्ता आ जाएगी तो वो हम आपको अभी जो ये बैठे हैं ना, सबको उठा करके ऐसे जगह में डाल देगा तिहाड़ में कि हम सब में से कोई नहीं बच पाएंगे। इस तानाशाही के विरुद्ध मैं आया हूं। सब कुछ सही है, लेकिन अगर हमको खुलकर बोलने का इजाजत नहीं मिलेगा। मैं अपना एक वाकया बताता हूं। गुजरात में जबकि सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मैं सूरत में 3 कॉरपोरेटर आम आदमी पार्टी के थे। मैं उनका रोड दिखाने गया कि देखिए आपके फंड के पैसे से नहीं बना है। वो 3 आदमी 150 आदमी को लेकर के मेरे सामने लड़ने आ गए, जबकि सरकार बीजेपी की है। आप सोचिए अगर उनकी सरकार बन जाए तो गुजरात में क्या होगा। तो आप और हम पहले ये समझिएगा कि भ्रष्टाचार से लेकर के सब कुछ, और अब तो भ्रष्टाचार से वो भी डूबे हुए हैं। आप देख रहे हैं शीश महल से लेकर के सब कुछ दिख रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार और उन सबों से भी सबसे बड़ा चीज ये है कि मुझे देश में एक तानाशाही की आहट दिखाई दे रही। आज आप कम से कम, मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो एक महिला आकर के उनका कॉलर पकड़ ली और बोली कि तुम्हारे राज्य में कुछ नहीं हुआ है, तुमसे तो अच्छा अंग्रेजों का राज था। तो जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि माई तुम क्या इस तरह का कॉलर माउंटबेटन का पकड़ सकती थी अगर वायसराय काम नहीं करता? तो हम तो अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, यहां हम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे जिस दिन उसके पास सत्ता आ जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा, मैं जानता हूं कि दिल्ली में बाहर निकल करके उनके विरुद्ध काम करना बहुत खतरनाक काम है, लेकिन आप जो है घर बैठे हमें मदद कर सकते हैं। हमारे वीडियो को आप उसमें जुड़िए, लोकतांत्रिक आवाज दिल्ली में शेयर और लाइक करने में कोई आपको तो नहीं जानेगा। अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि मैं बाहर निकल कर नहीं कर पाऊंगा
तो आप पांडे जी के वीडियो को, इंद्रभूषण तिवारी जी के वीडियो को, पूजा जी के वीडियो को, हमारे वीडियो को चारों तरफ फैलाइए, ताकि यहाँ के लोगों को वस्तु स्थिति पता चले। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे यदि लालच होता तो मेरी पत्नी को आम आदमी पार्टी पूरे अहमदाबाद शहर का महिला प्रमुख का पद दिया था। यदि मुझे उनके साथ जुड़कर काम करना होता, मैं लोकतांत्रिक आवाज चला रहा हूं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई पद लेकर नहीं आया हूं आपके सामने। तो मेरी पत्नी को अहमदाबाद का शहर प्रमुख बनाया था और मुझे उनके जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट, उनका सलाहकार बनाया था। तो मैं 5 दिन के अंदर पार्टी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे दिखाई दे दिया इसमें तानाशाही है। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा। और एक मैं अपने पूर्वज के बारे में बताता हूं कि मेरे अंदर इस तरह का विचार क्यों है। तो मेरे नाना स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के साथ जेल गए थे, हम लोगों के खून में वह भी है। और 1952 के चुनाव में वो जीत करके बिहार के एमएलए बने थे। 1984 तक वो बिहार में एमएलए और एमएलसी जैसे विभिन्न पदों पे रहे थे। तो हम लोग इन चीजों को अच्छे से जानते हैं। बस आप सहयोग करिए। और आज मैं घोषणा करके जा रहा हूं कि आप में से कोई भी गरीब बच्चा अगर आईएएस का तैयारी ऑनलाइन करना चाहता है, तो मैं अमाउंट बोलकर जा रहा हूं कि 500 रुपया में उसको मैं अपना कोर्स दे दूंगा आपके रिकमेंडेशन पे। मात्र 500, क्योंकि वो ऐप का खर्चा है। पूरे के पूरे आईएएस का पूरा कोर्स मैं दे दूंगा। और मैं एक और बता के आपको जा रहा हूं, हमने आपका बच्चा यदि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता हो तो हमने ऑनलाइन क्लास, वो पूरा क्लास मेरा है, उसकी गुणवत्ता समझिएगा, कोई टीचर नहीं, मैंने ही पढ़ाया है। 6ठे से लेकर के 10वें तक का एकदम चैप्टर वाइज बोर्ड के ऊपर वो पेज है और मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के बच्चे को समझाया हूं। तो अगर आपके बच्चे को लगता है कि वो 6 में है, 6 का कोर्स चाहिए, 7th में है, 7th का कोर्स चाहिए, तो सिर्फ 100 रुपये में मैं एक क्लास का कोर्स आपके बच्चे को ऐसे ही दे दूंगा, जो मेरे ऐप का खर्च है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। मेरे पास 23 साल का अनुभव है आईएएस का तैयारी कराने का। वह टीचर आपके बच्चे को ऑनलाइन 6ठे क्लास का क्लास दे रहा हो, आपका बच्चा कहां तक सीखेगा आप ये समझिए। 6 से लेकर के 10 तक के सारे सब्जेक्ट हैं। और 11th 12th में अगर आपका बच्चा आर्ट्स में, क्योंकि आईएएस में वही आता है, अगर आर्ट्स में हो तो उसके भी कई सब्जेक्ट हैं और वो मैं ही लिया हूं। मैं वैसा टीचर नहीं हूं कि मैं फैकल्टी रख के पढ़ाता हूं, तो वो भी मैं गुणवत्ता पूर्वक दे दूंगा। पांडे जी से आपको संपर्क करना है। पांडे जी आप के पास आप अपनी बात रखिएगा, मैं ऐप में बच्चे को जोड़ दूंगा। पांडे जी के साथ आप जुड़िए। और मैं यही कहूंगा कि लोकतांत्रिक आवाज से जुड़िए। पांडे जी ने जो राशन कार्ड का बात किया उसे मैं बहुत जरूर उठाऊंगा, और यूट्यूब के माध्यम से नहीं, आपके साथ आकर के ग्राउंड पे उठाऊंगा। और मैं छठ पूजा में जरूर आऊंगा आप लोगों के बीच में, ये मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूं। और नहीं, गुजरात से 4-5 लोकतांत्रिक आवाज के और भी लोगों को लेकर आऊंगा, जो आपको ट्रेनिंग देगा कि हम लोग किस तरह से वहां लड़ रहे हैं। तो बस अंत में यही कहूंगा कि आप लोग जुड़िए और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप पहले लोकतांत्रिक आवाज को मदद करिए। और बिल्डिंग बनाने से कभी भी स्कूल अच्छा नहीं होता है। बिल्डिंग तो वो इसलिए बना रहे हैं कि उसमें ठेकेदारी में उनको कमीशन मिल रहा है। स्कूल के अंदर टीचर कैसा है तो जाके बच्चे को ज्ञान मिलेगा। तो सौरभ जी से हम निवेदन किए हैं, छठ पूजा के बाद एक कार्यक्रम बनाते हैं कि स्कूल में जाने वाले बच्चे का, मैं भी महीने में एक बार आऊंगा दिल्ली और उनका होमवर्क देखूंगा कि स्कूल में क्या हो रहा है, और आपके बच्चे को गाइड भी करूंगा कि क्या करना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।